माननीय मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, यहीं के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री अरविंद कुमार जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, सीआरपीएफ के डीजी श्री कुलदीप सिंह जी, मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर, और आज इस शानदार परेड में जिन्होंने हिस्सा लिया है और अन्यथा भी उपस्थित है, सभी सीआरपीएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों, उनके परिवारजनों, प्रिय बच्चों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज सीआरपीएफ के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जुड़े हुए सभी संगठनों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज सीआरपीएफ अपनी 83वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती का काम करते हुए फैले हुए लाखों सीआरपीएफ के सभी जवानों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं और बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, भारत सरकार ने एक निर्णय अभी किया है कि सभी सीएपीएफ उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीएपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। इसी कार्यक्रम के तहत आज सीआरपीएफ की वार्षिक परेड ऐतिहासिक शहर जम्मू में आयोजित की गई है। आज मैं जम्मू में आया हूं। ये ऐतिहासिक नगर में मेरी बात की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मां वैष्णो देवी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये यही भूमि है जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बताते हुए एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, इसका आंदोलन किया था। और हमारे देश के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी इसी धरती पर इसी आंदोलन को करते करते हुआ था। आज मुझे आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा दोनों के स्वप्न आज पूरे हुए हैं और आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का स्वप्न पूरा हुआ है। मित्रों, आज सीआरपीएफ के स्थापना दिन पर 2340 सीआरपीएफ के जो बलिदानियों ने बलिदान दिया है स्थापना से लेकर आज तक, और देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए बाद में देश की आंतरिक सुरक्षा करते हुए नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए, कौमी दंगों को निपटते हुए वो सभी सीआरपीएफ के जवानों को आज मैं देश की जनता की ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं और उनके परिवारों के बलिदान को देश की जनता हमेशा के लिए याद रखेगी। और देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये 2340 बलिदानी, उनका बलिदान
सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, इसका आश्वासन मैं उनके परिवारजनों को देना चाहता हूं। आज जिनको अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अवार्ड मिले हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं, और जिनको मरणोपरांत अवार्ड मिले हैं, वो परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बेटे के, आपके पति के, आपके भाई की शहादत कभी विफल नहीं जाएगी। ये देश युगों युगों तक उनकी शहादत को याद रखेगा। मित्रों, सीआरपीएफ ने एक जो परंपरा खड़ी की है, अपने आप का विचार करे बगैर, अपने आप का विचार करे बगैर देश का विचार करना, देश की सुरक्षा का विचार करना, ये परंपरा को मुझे विश्वास है सीआरपीएफ के सभी जवान आगे ले जाएंगे और सुदृढ़ करेंगे। हम सभी का आज के दिन यही संकल्प होना चाहिए। सीआरपीएफ केवल एक सीएपीएफ के रूप में नहीं है। देश का बच्चा बच्चा सीआरपीएफ के जवानों की शिस्त, समर्पण, बलिदान और त्याग की भावना की सराहना करता है। बचपन से मैंने देखा है, कोई भी दंगा हो, सीआरपीएफ के जवान आते ही लोगों के मन में ये आश्वस्ति हो जाती है कि अब दंगा शांत हो जाएगा, अब परिस्थिति को सीआरपीएफ संभाल देगी। ये आश्वस्ति वैसे ही नहीं होती, अनेक सालों के परिश्रम और उज्जवल इतिहास के आधार पर ये आश्वस्ति होती है। चाहे नक्सल एरिया हो, चाहे कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और अगर ये होता है तो उसका मुख्य श्रेय सीआरपीएफ के जवानों को ही जाएगा। आज के दिन ही 1950 के दिन देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष, जिनके कारण आज हम एक अखंड भारत का स्वरूप देख रहे हैं, सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को ध्वज दिया था। और आज वहीं से शुरू हुआ ये संगठन 246 बटालियन और 3,25,000 के जवानों के बल के साथ देश का सबसे बड़ा सशस्त्र बल बनकर उभरा है, जिसकी विश्वसनीयता न केवल देश, दुनिया में जिसकी विश्वसनीयता का लोहा लेने के लिए एक भी सशस्त्र संगठन तैयार नहीं है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इस प्रकार का एक अद्भुत संगठन आज खड़ा हुआ है। मित्रों, आज जब सीआरपीएफ का स्थापना दिन है, हम हॉट स्प्रिंग को कैसे भूल सकते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को चीनियों ने जब हमला किया, सीआरपीएफ के कुछ जवान मामूली से शस्त्र बल के साथ, अनुपात में बहुत कम संख्या के साथ भीड़ गए और देश की एक एक इंच जमीन के लिए वीरता से लड़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया। और पूरा देश आज वो घटना को नहीं भूल सकता। और इसीलिए 21 अक्टूबर को पूरे देश के सभी पुलिस बल पुलिस दिवस के रूप में मनाकर हॉट स्प्रिंग पर सीआरपीएफ के जवानों ने जो वीरता और बलिदान का जज्बा दिखाया, इससे प्रेरणा लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुनः अपने आप को समर्पित करते हैं। 9 अप्रैल 1965 को सरदार पोस्ट पर कच्छ में जब पाक की इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमला कर दिया, तब भी सीआरपीएफ की जवान ही वहां मौजूद थे। उन्होंने
अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए जहां तक शरीर में रक्त की एक बूंद थी वहां लड़ाई लड़ी और देश की भूमि को बचाने का प्रयास किया। ये दोनों घटनाएं देश के इतिहास के, देश की सुरक्षा के अंदर सुवर्ण अक्षर से लिखित है और हमेशा सीआरपीएफ और पूरे देश को ये दोनों घटनाओं को पर गर्व होता है। इसीलिए 9 अप्रैल को हम शौर्य दिन के रूप में भी मनाते हैं। मित्रों, एक जमाना था जब नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट थिएटर, कश्मीर में पाक प्रेरित आतंकवाद, 90 के दशक में इस सभी जगहों पे हिंसा चरम सीमा पर थी और देश की आंतरिक सुरक्षा का दृश्य देखकर देश के हर नागरिक के मन में चिंता होती थी कि देश का भविष्य क्या होगा, देश के भविष्य को हम कैसे सलामत रखेंगे, हमारे सार्वभौमत्व को कैसे अक्षुण्ण बनाकर रखेंगे, देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे संभालेंगे। मगर कुछ ही सालों में 2 दशक के कम समय के अंदर सीआरपीएफ ने, चाहे नक्सलवाद का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर का थिएटर, सभी जगह पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय बताते हुए देश को छीन विशीन करने वाली शक्तियों को समाप्त करने के कगार पर आज सीआरपीएफ पहुंचा है। मैं देश के गृह मंत्री के नाते सीआरपीएफ के जवानों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि तीनों क्षेत्र में आपने जो शौर्य दिखाया है, इससे आज देश की जनता चैन की सांस ले रही है। मित्रों, लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव। चुनाव ही हमारे संविधान के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य की पूर्ति करता है और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव, मत की अभिव्यक्ति निर्भीक रूप से हो, वो चुनाव की आत्मा होती है। और देश में जब जब कभी भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जब कभी भी चुनाव होते हैं, देश के अंदर सबसे बड़ी ड्यूटी का निर्वहन करने वाला कोई सशस्त्र बल होता है तो अपना सीआरपीएफ होता है। और देश के अंदर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का है, क्योंकि निर्भीक चुनाव और निर्भीक मत की अभिव्यक्ति के बगैर कोई भी लोकतंत्र अपने आप को मजबूत नहीं रख सकता। मैं सीआरपीएफ के जवानों को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आरएएफ की टुकड़ियों की स्थापना के बाद एक जमाने में भीषण दंगे देश भर में दिखाई पड़ते थे। आरएएफ ने कम से कम बल प्रयोग के साथ दंगों को कंट्रोल करने की, दंगों पर काबू पाने की नई पद्धतियां भी विकसित की है और वो पद्धतियों के अंदर महारत भी हासिल की है। दृढ़ता इतनी ही है जितनी होनी चाहिए, मगर कम से कम बल प्रयोग के साथ दंगाइयों को एक प्रकार की नई कला से आरएएफ शांत करने में बहुत विश्वासपूर्ण तरीके से आज सफल हुआ है। और मैं देश के दंगों का इतिहास कोई भी देखेगा तो उसके 2 हिस्से जरूर दिखाई पड़ेंगे, आरएएफ की स्थापना के पहले के दंगे और आरएएफ की स्थापना के बाद के दंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आरएएफ की स्थापना के बाद देश में दंगों को बहुत कम करने में रैपिड एक्शन फोर्स को सफलता मिली है। और रैपिड एक्शन फोर्स ने इसके साथ साथ स्टेट की रिजर्व पुलिस को भी ट्रेन करने का एक अभियान चलाया। इससे एक वाक्यता के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और स्टेट की रिजर्व पुलिस दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। मित्रों, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में 130 करोड़ के देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब हम आज़ादी की शताब्दी मनाते हो उस वक्त हर क्षेत्र के अंदर दुनिया में देश प्रमुख स्थान पर हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपसी सद्भाव का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाना हो,
चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर कर हर गांव तक, हर घर तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना हो। अगर ये करना है तो देश के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है। और मैं मानता हूं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य तभी सिद्ध हो सकता है जब देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो और आंतरिक सुरक्षा के बारे में हम सुनिश्चित हों। और सीआरपीएफ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज डीजी सीआरपीएफ को जरूर कहना चाहता हूं, जैसे देश के अंदर हर क्षेत्र, हर इकाई अपने लक्ष्य तय कर रहा है, सीआरपीएफ भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में एक शताब्दी तक के सीआरपीएफ का रोड मैप, आने वाली चुनौतियां और आने वाली टेक्नोलॉजी को, उपलब्ध टेक्नोलॉजी को और आने वाली टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की रणनीति दोनों बनाकर सीआरपीएफ को सबसे आधुनिक, सबसे सक्षम और सबसे इफेक्टिव सशस्त्र बल बनाएं। इस दिशा में हमने काम करना होगा। मुझे विश्वास है कुलदीप जी के नेतृत्व में सीआरपीएफ की पूरी टीम इसको आगे बढ़ाएगी। मित्रों, आज एक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में रखा है, तब मैं निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की स्थिति का भी बात करना चाहूंगा। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बनाए हैं। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी हैं, जिला पंचायतें बनी हैं। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहाँ पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। औद्योगिक विकास भी देश की आज़ादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूँ कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री पैकेज के सारे पहलुओं को पूर्ण करने के लिए द्रुत गति से काम हो रहा है। हर घर जल, बिजली हर घर पहुंचाना, कोरोना के लिए एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर घर के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना, ये सारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन जम्मू कश्मीर लाया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन बहुत बधाई का हकदार बनता है। सड़क निर्माण में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 5 साल के अंदर सड़क निर्माण आज़ादी के बाद सबसे तेज रफ्तार के साथ हुआ है। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे गांव को जोड़ने वाले छोटे छोटे रास्ते हो, हर क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। 7 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, 2 एम्स बने हैं, 21 जल विद्युत योजनाओं को शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हर क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता को लाने में जम्मू कश्मीर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। आज़ादी के बाद पहली बार भ्रष्टाचार के विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान
दोनों प्रकार से किया गया। भ्रष्ट लोगों को नसीहत करने का भी अभियान लिया गया और सिस्टम के अंदर से, प्रशासन के अंदर से भ्रष्टाचार कैसे नाबूद हो, इसके लिए भी एक बहुत बड़े बदलाव करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। मैं आज इस मंच पर से जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं सीआरपीएफ पर हमेशा गर्व करता हूं, पूरा देश गर्व करता है। आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन है। ये 3,25,000 जवानों का समूह आज के दिन देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करे और सीआरपीएफ का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, इसको आगे और तेजस्विता के साथ बढ़ाने का हम सब संकल्प करें। यही आप सबसे अपेक्षा भी है और यही आप सबसे अभ्यर्थना भी है। मित्रों, फिर से एक बार 2340 जवान जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।